एक तो ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। ऊपर से ऑफिस से घर का रास्ता इतना लंबा है कि रोज़ ही नई नई अड़चनें सामने आ जाती हैं। ऐसे ही रोज की तरह अनीता ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची। जैसे ही अनीता ने घर में अंदर प्रवेश किया कि अचानक उसकी छोटी छोटी दोनों बेटियां भागती हुई माँ माँ कहती उससे लिपट गई। छोटी अनन्या रो रही थी। क्या हुआ मम्मा? यहाँ सब लोग मुझे बेचारी कहते हैं। आज नानी के पास एक आंटी आई थी। वे मुझे प्यार करती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि हाय हाय, बिन बाप की बेटियों का कौन अपने लड़के से ब्याह करेगा। मम्मा, मेरे पापा तो हैं। वे ऐसे क्यों कह रही थी? 8 साल की नन्ही अनन्या के प्रश्न पर अनीता समझ नहीं पा रही थी कि इस मासूम को कैसे समझाए। फिर उसे प्यार से गले से लगाते हुए बोली, इन बातों को मत सुना करो। तुम तो मेरी बेबी डॉल हो। और फिर पर्स से चॉकलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। वह खुश होकर उछलती हुई चली गई। अवनी 10 साल की थी। वो कुछ कुछ समझने लगी थी कि अब पापा से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। इसलिए घर या बाहर कोई भी बेचारी या उसकी मम्मा के लिए बुरा बोलता तो वह उससे लड़ने को तैयार हो जाती थी। इस कारण सब उसकी शिकायत करते। अनीता, अपनी बेटी को कुछ कायदा सिखाओ। सबसे लड़ने पर आमादा हो जाती है। अनीता अक्सर अवनी को समझाती, बेटी, इन लोगों से बेकार में क्यों बहस करती हो? तुम वहाँ से हट जाया करो। मगर उसका रोज किसी न किसी से पंगा हो ही जाता, कभी घर में तो कभी स्कूल में। अनीता जानती थी कि दोपहर में माँ के पास महिलाओं का जमघट लगता है और वे दोनों बच्चियों को सुना सुना कर बातें करती। हाय, बुढ़ापे में शिमला बहन जी की मुसीबत आ गई है। अनीता तो सज धज कर ऑफिस चली जाती है और इन बिटियों को लिए खाना बनाओ, टिफ़िन तैयार करो, कितना काम बढ़ गया है बहन जी के लिए। चुप रहो मीरा, अवनी सुन लेगी तो आकर लड़ने लगेगी। शिमला जी ने कहा तो सब चुप हो गई। मीरा जी को अपनी हेठी लगी तो वे उठ खड़ी हुई और बोली, शिमला बहन, ज़रा सी लड़की से आप डरती क्यों हैं? हमारी नातिन ऐसा बोले तो मैं 2 थप्पड़ रसीद कर दूँ। फिर अवनी के घर में घुसते ही सब अपने अपने घर चली गई। नानी के कराहने की आवाज़ सुनकर अवनी उनके पास आई। नानी, आप रहने दो, मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लूँगी, आप आराम करो। रहने दे छोरी, अपनी माँ से कह देगी कि नानी ने खाना भी नहीं दिया। अवनी का मूड खराब हो गया, लेकिन मम्मी की बात याद करके चुपचाप खाने बैठ गई। संडे का दिन था। अनीता अपने कपड़े धो रही थी, तभी रोती हुई अनन्या घर में घुसी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मम्मा, रिया आंटी कह रही थी कि तुम मेरे घर खेलने मत आया करो। तुम्हारी मम्मी तलाकशुदा है, तुम्हारे पापा से लड़ाई करके आ गई है। अनीता परेशान थी। सुबह माँ से बहस हो चुकी थी, अतः गुस्से में बेटी को गाल पर थप्पड़ लगाकर चीख कर बोली, क्यों जाती हो उनके घर खेलने? मम्मा, तलाकशुदा क्या होता है? बेटी के मासूम प्रश्न पर अनीता की आंखें छलछला उठी। आंसू नहीं रोक पाई। अपने कमरे में जाकर चुपचाप आंसू बहाती रही। माँ की निगाहें भी अब बदल गई थी। उनको भी शायद अब अनीता का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय मुंह फुलाए रहती हैं, बच्चों से भी ढंग से बात नहीं करती। अनीता के किचन में घुसते ही कहने लगती हैं, मैं कर तो रही हूँ, ये यहाँ क्यों रख दिया? यदि अनीता कुछ बना देती तो खुद उसे छूती भी नहीं, उसमें मीन मेख निकालती। अनीता को उल्टा सीधा बोलती, बच्चों को डांटती। अवनी स्कूल से कोई फॉर्म लाई थी भरने के लिए। उसमें पापा का नाम शैलेश कुमार लिखवाते ही अनीता को हलक में कुछ अटकता महसूस हुआ। पति का नाम लेते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। पति के अत्याचारों की याद आते ही मुंह कसैला हो गया। शैलेश के साथ अनीता ने अपने जीवन के कीमती पल बिताए थे। वह उसे प्यार तो करता था, परंतु गुस्सैल स्वभाव का होने के कारण किस पल नाराज होकर गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए पता नहीं। इसलिए अनीता हर समय डरी सहमी सी रहती थी। जब अनन्या की डिलीवरी के वक्त अनीता मायके में थी तो अकेलेपन में शैलेश ने गलत संगत पकड़ लिया।
उसी की संगत में उसे पीने का शौक लग गया। बस वह इंसान से जानवर बन बैठा। जब एक दिन अबोध अनन्या को ज़्यादा रोने पर उसे उठाकर जमीन पर पटकने को तैयार हो गया, तब अनीता दुर्गा बनकर उससे बेटी को छुड़ा पाई थी। उसी क्षण उसने उस नरक से निकलकर भागने का निश्चय कर लिया। अगले दिन जब शैलेश का नशा उतर गया तो उसके रोने, माफ़ी मांगने पर अनीता पर कोई असर नहीं हुआ। फिर 2-4 दिन के अंदर ही मौका देखकर वह वहाँ से निकल ली। अनीता ने केवल पति के खूनी पंजों से मुक्ति चाही थी, पैसे की कोई चाहत नहीं की थी। इसलिए आपसी सहमति से जल्दी तलाक हो गया था। उसके शरीर के जख्मों को देखकर ससुराल वालों के पास भी कुछ कहने को नहीं था, एवं अपने बेटे के गुस्से के कारण वे लोग स्वयं ही परेशान थे। अनीता अपनी माँ के पास रहने लगी थी। उन्होंने भी दिल खोलकर उसका साथ दिया था। पिता की प्रतिष्ठा के कारण उसे ऑफिस में परीक्षा देने का अवसर मिल गया और पास हो जाने पर नौकरी भी मिल गई। जीवन नैया सुचारू रूप से चल पड़ी थी। वे बेटियों को माँ को सौंपकर निश्चिंत हो गई थी। माँ को पैसे देकर या घर का सामान लाकर अपना काम पूरा हो गया समझती थी। अनीता को न ही बच्चों के टिफ़िन की कभी फिक्र हुई, न ही अपने टिफ़िन की। उसे भी माँ के हाथों का खाना और नाश्ता मिलता रहा। व्यवस्था चल निकली थी। अनीता ऑफिस में अपनी खुशियाँ तलाश कर ठहाके लगाती। सौरभ उसका बॉस था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वह ऑफिस से अक्सर ओवर टाइम कहकर देर से आने लगी थी। छुट्टी वाले दिन भी सौरभ के पास किसी न किसी बहाने पहुंच जाती। समस्या तब खड़ी हो गई जब उसके और सौरभ के अफेयर के चर्चे माँ के कानों तक पहुँचे। फिर तो उनकी निगाहें और बोलचाल सब बदल गया। अनीता ऑफिस से सौरभ की बाइक पर लौट रही थी। गली के नुक्कड़ पर माँ और अवनी दोनों ने सौरभ को अनीता को किस करते हुए देख लिया। फिर तो घर में हंगामा होना स्वाभाविक था। माँ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। कहा सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि अगले 2 दिनों के अंदर ही सौरभ ने उनके लिए 2 कमरों का फ्लैट ढूंढ लिया। सौरभ की मदद से अनीता की नई गृहस्थी आसानी से जम गई। घरेलू कामों के लिए सूची को भी सौरभ ने ही भेजा था। सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गया था। सौरभ के साथ से अनीता के जीवन को दिशा मिल गई थी। उसका जीवन पूरी तरह उलट पुलट गया था। सौरभ अनीता के साथ ही रहने लगा था। सौरभ का साथ मिलने से अनीता के जीवन में सुरक्षा, खुशी, प्यार और जीवन का जो अधूरापन था वह सब दूर होकर खुशियों का एहसास होता। लेकिन यह समाज किसी को जीने नहीं देना चाहता था। अवनी हो या अनन्या, दोनों की आंखों में प्रश्न चिन्ह देख अनीता अपनी आंखें चुराने के लिए मजबूर हो जाती थी। सौरभ ने तो बता ही दिया था कि उसके 2 बेटे हैं और पत्नी गांव में रहती है। उनकी जिम्मेदारी उसकी है। अनीता सौरभ को अपना सर्वस्व मान बैठी थी। कब ये सब हुआ उसे स्वयं मालूम न था। उस दिन अनीता के सिर में दर्द था, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गई थी। अनन्या को रोता देख उसने रोने का कारण पूछा तो अनन्या ने बताया, मम्मी मैं संध्या आंटी के घर गई थी तो उनकी दादी बोली कि तुम मेरे घर मत आया करो, तुम्हारी मम्मी पराए मर्द के साथ रहती है। अनीता गुस्से से तमतमा उठी, तुम क्यों जाती हो उनके घर? बेटी को तो अनीता ने डांट दिया, लेकिन उसकी स्वयं की आंखें छलछला उठी थी। मम्मी, पराया मर्द क्या होता है? इस मासूम को वह क्या उत्तर देती और चुपचाप बाथरूम में जाकर सिसक उठी। अवनी चुप चुप रहती, पर सौरभ अंकल का घर पर रहना उसे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना तो वह पार्क में खेलने जाती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करती। मगर सरला आंटी अक्सर आते जाते उसे बुलाकर फालतू पूछताछ करती रहती थी। इधर आओ अवनी, एक बुजुर्ग आंटी ने उसे बुलाया, जिन्हें वह जानती नहीं थी। ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, उसी आंटी ने कहा। अवनी आंखों में आंसू भरकर अपने दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर वह सूने घर में फूट फूट कर रोती रही। तब छोटी अनन्या ने उसे गिलास में पानी लाकर दिया और उसके आंसू पोंछकर बोली, क्यों रो रही हो दीदी? उसने सिसकते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी अनन्या,
दीदी, तुम रोया मत करो, समझ लिया करो, मैंने सुना ही नहीं। अवनी को अनन्या पर बहुत प्यार आया। फिर खाना निकाल कर दोनों ने साथ खाया। अनन्या बोली, दीदी, वहाँ नानी अपने हाथों से कैसे प्यार से खाना खिलाती थी। वहाँ सब लोग कितना प्यार भी करते थे। दीदी चलो टीवी देखते हैं। नहीं अनन्या, मुझे होमवर्क करना है, नहीं तो मम्मी आकर डांट लगाएगी। अनन्या के बहुत कहने पर दोनों बहनें कार्टून फिल्म लगाकर बैठ गई। फिर सब भूल गई। अनीता ऑफिस से घर लौट आई। आज उसका मूड खराब था। सौरभ ने अपने बेटे युवराज का सुंदर कोचिंग में एडमिशन करवा दिया था, इसलिए अब 6 महीने वह उन्हीं के साथ ही रहेगा। बेटियों को टीवी देखते देखते उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम लोगों को केवल टीवी देखना है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। डांट के डर से दोनों ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया और अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। स्कूल का सालाना फंक्शन था। सब बच्चों के मम्मी पापा अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने आए थे। अवनी ने भी डांस में भाग लिया था। उसकी आंखें भी दूर दूर तक माँ को तलाश रही थी। लेकिन मम्मी के लिए युवराज का टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी था। वह मायूस हो गई। दिन बीतते रहे। माँ की प्राथमिकता सौरभ अंकल और युवराज थे। माँ के लिए उन दोनों को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी था। घर की बात स्कूल तक सहेलियों और कैब के ड्राइवर के माध्यम से पहुंच जाती थी। वह स्कूल में अपनी सहेलियों की निगाहों में ही अछूत कन्या बनकर रह गई थी। उनके मार्मिक प्रश्न कई बार उसके दिल को दुखा देते थे। क्यों अवनी, तुम्हें अपने पापा की शक्ल याद है कि नहीं? ये अंकल तुम्हें मारते होंगे। प्लीज़ घर की बात यहाँ मत किया करो। वह झुंझला उठी थी। अनीता ने फ्लैट खरीदने के लिए फंड से रुपए निकाले। कुछ रुपए सौरभ ने अपने भी लगाए थे, इसलिए स्वाभाविक था कि रजिस्ट्री में उसका नाम भी हो। अकाउंट भी साझा हो गया था। अवनी कॉलेज में पहुंच गई थी। उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। अब वह अनीता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फैशनेबल कपड़े, स्कूटी, कोचिंग और ट्यूशन के बहाने घर से गायब रहती। यदि अनीता कुछ कहती तो तुरंत जवाब देती कि आप अपनी दुनिया में व्यस्त रहो, मेरी अपनी दुनिया है। आप बस अंकल और युवराज का ख्याल रखें। अवनी ने बचपन में अपने आसपास पड़ोसियों के द्वारा इतना तिरस्कार और अपमान झेला था कि अब वह उस अपमान का बदला अपने पैसे और नित नए फैशन के बलबूते दूसरों को आकर्षित करके अपना प्रभुत्व बढ़ाकर लेती थी। अवनी ऑनलाइन तरह तरह की डिज़ाइनर ड्रेसें ऑर्डर करती रहती। यदि कभी अनीता उसे टोक दे तो तुरंत उसके मुंह से जवाब निकल जाता, आपसे तो कम ही खर्च करती हूँ। आपको ऑफिस जाना होता है तो मुझे भी कॉलेज जाना होता है। अनीता बेटी के सामने अपने आप को मजबूर पा रही थी। उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अवनी ने अपने स्कूल के समय में बहुत ही अपमान झेला था। लड़कियां उससे दोस्ती नहीं करती थी, उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती थी, उसे अजीब निगाहों से देखती थी। सब अपने अपने पापा के प्यार की बातें करती, कोई पिक्चर जाती, कोई घूमने जाती, सब फेसबुक पर फोटो शेयर करती। ये सब देख सुनकर अवनी की आंखें छलछला उठती। वह दूसरी तरफ मुंह घुमाकर उनकी बातें सुनती, क्योंकि यदि उनकी तरफ नजरें घुमाती तो वे बोलती, तुम क्या जानो, तुम्हारे पापा को तो तुम्हारी मम्मी छोड़कर पराये मर्द के साथ रह रही है। ये कड़वा सच था। इस वजह से उसका मन घायल हो उठा था। वह बमुश्किल अपने आंसू रोक पाती थी। उसके पड़ोस में रहने वाले रेनू उसके घर की 3-3 बात स्कूल में पहुंचा देती और फिर उन लोगों को चटकारे लेकर बातें बनाने का मौका मिल जाता। कॉलेज में आने के बाद अवनी की समझ में आ गया था कि रोने से कुछ नहीं होगा। अब उसे बिंदास होकर जीना होगा। अवनी को कुकिंग का शौक हो गया था। एक दिन खाने के शौकीन सौरभ अंकल के लिए वीडियो पर देखकर मलाई कोफ्ते बनाए। अंकल ने खुश होकर उसकी ज़रूरत को समझते हुए उसे स्कूटी दिलवा दी। सौरभ ने उसे अपना एटीएम कार्ड भी दे दिया। अब तो उसके पंख निकल आए थे। कॉलेज कैंटीन और लड़कों के साथ दोस्ती के कारण उसका तो लाइफस्टाइल ही बदल गया था। एटीएम कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल ड्रेसेस, नए नए हेयर कट में उसकी दुनिया बदल गई। सौरभ को खुश रखने में उसका फ़ायदा था, इसलिए वह उसके लिए हर संडे कुछ स्पेशल बनाती और वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर
अपने पास बिठा लेता और फिर खुश होकर खाता। लेकिन माँ को ये पसंद नहीं आता। वह उसे कोई काम बताकर वहाँ से उठा देती। कॉलेज में ढेरों दोस्त बन गए थे। वो सबको कैफेटेरिया में अक्सर ट्रीट देती। उसकी कुंठा पैसों के रास्ते बह गई थी। हर्ष की बड़ी सी गाड़ी और उसके आकर्षक व्यक्तित्व में वह खो गई। उसका फाइनल ईयर था। उधर अनन्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलोर चली गई थी। अब अवनी सौरभ का काम आगे बढ़कर देती। फिर चाहे वह सुबह की बेड टी हो या ब्रेकफास्ट। अनीता ये सब देखकर सुलग उठती, लेकिन सौरभ के सामने कुछ बोल नहीं पाती। दोनों के बीच सौरभ का काम करने के लिए कंपटीशन सा रहता। अनीता अवनी को घूरकर देखती और फिर बोलती, क्यों किचन में घुसी रहती है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। काम करने के लिए सूची है तो। अवनी सौरभ की प्लेट में प्यार से पिज्ज़ा रखते हुए बोली, अंकल खाकर बताइए कैसा बना है। पिज्ज़ा का एक टुकड़ा खुद खाने से पहले सौरभ ने अवनी को खिलाया। फिर अनीता की घूरती आंखों से डरकर उसके मुंह में भी रखा और फिर खुश होकर बोला, लाजवाब, वेरी टेस्टी। अवनी कमाल है। जबकि अनीता को पिज्ज़ा स्वादहीन लग रहा था। कुछ दिनों से अनीता देख रही थी कि सौरभ ऑफिस में हर्षिता को अपने कैबिन में बार बार बुलाता था। कई बार उसने झाँक कर भी देखा। दोनों ठहाके लगाते हुए कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे होते। अनीता ने महसूस किया कि सौरभ उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। एक क्षण को उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब वह हैरान परेशान रहने लगी थी। डिप्रेशन होने लगा था। आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। उसकी मेड सूची अपने गुरुजी की महिमा का दिन भर बखान करती थी। अनीता पति से तलाक लेने के बाद उसे पूरी तरह भूल चुकी थी, क्योंकि सौरभ ने उसके जीवन में रंग भर दिए थे। उसे पति जैसा ही सहारा मिल गया था। अनीता ने जी चांद से सौरभ को खुश करने के लिए उसके बेटे को भी अपने पास रखा। उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। बीमार पड़ने पर पूरी देखभाल की। फिर भी सौरभ उससे निगाहें फेर कर कभी हर्षिता तो कभी पूजा को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कॉफ़ी पीता, लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। अनीता के लिए ये सब जीते जी मरने वाली बात हो गई थी। इसलिए वह गुरु की शरण में जाने के बारे में बार बार सोचती रहती। सुची अपनी मालकिन से संवेदना रखती थी। वह उसकी कश्मकश को देख समझ रही थी। रोज रोज उसका महिमा मंडन सुनते सुनते वह सूची के साथ उसके गुरु के पास जाने को तैयार हो गई। सूची अपनी मालकिन को अपने गुरु के पास ले जाने से पहले ही उसकी पूरी कहानी सुना चुकी थी। गुरु ने सूची को आशीर्वाद दिया था कि इस साल यकीनन उसके बेटा पैदा होगा। वह खुशी से कल्पनालोक में बेटे को गोद में खिलाती हुई महसूस कर रही थी। अनीता के पहुंचने की खबर मिलते ही गुरु ने आधे घंटे के इंतजार के बाद अनीता को अंदर बुलाया गया। वह कुछ कहती उससे पहले ही गुरु ने उसकी जन्म पत्रिका पढ़कर सुना डाली। अनीता की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह निकले थे और उसने आगे बढ़कर गुरु के चरणों पर झुकना चाहा। नहीं नहीं बेटी, मैं तो इस दुनिया में लोगों को कष्ट और संकट दूर करने के लिए ही आया हूँ। मैं तो हिमालय की कंदरा में जाने कितने वर्षों से तपस्या करता रहा हूँ। ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही मुझे अपने जन्म का पता है। अनीता नतमस्तक थी। बोली, गुरुजी, अब आप ही मुझे बचाइए। सौरभ दूसरी स्त्री के चक्कर में ना पड़े। बच्चा, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। वह हर्षिता तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करना चाहती है। ये भभूत ले जाओ, सौरभ को खिलाती रहना। वह हर्षिता की ओर अपनी नजरें भी नहीं उठाएगा। अनीता खुशी खुशी 4,000 उसके चरणों में रखकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे सारा जहां उसकी मुट्ठी में आ गया हो। धीरे धीरे उसका विश्वास गुरुजी से बढ़ता गया, क्योंकि हर्षिता वह कंपनी छोड़ दूसरी में चली गई और सौरभ फिर से उसके पास लौट आया था। अनीता खुश होकर गुरु की सेवा में अपनी तनख्वाह का 40वां भाग तो निश्चित रूप से देने लगी थी। उसके अतिरिक्त समय समय पर अलग से चढ़ावा चढ़ाती। अनीता अपना भविष्य सुधारने में व्यस्त थी।
उधर बेटी अवनी और हर्ष की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। हर्ष रईस परिवार का इकलौता चिराग था। वह रंग बिरंगी तितलियों की खोज में रहता था। वह देखने में स्मार्ट था। उसके पिता का लंबा चौड़ा हीरे का बिजनेस था। दिल्ली में बड़ा शोरूम था, इसलिए उसकी डिग्री का कोई खास मायने नहीं था। कॉलेज तो वह सिर्फ मौज मस्ती की जगह थी। वह फाइनल ईयर में था और कैंपस भी हो गया था। अवनी हर्ष के घर भी जाती रहती थी। उसकी माँ और पापा से मिल चुकी थी। माँ वंदना और राकेश को अवनी पसंद थी, इसलिए उसके हौसले और भी बढ़ गए थे। एक दिन अवनी हर्ष को घर लेकर आई और अनीता से मिलवाया। अनीता भी हर्ष के आकर्षक व्यक्तित्व और नामी गिरामी परिवार का चिराग है जानकर खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई। उसने बेटी को शादी के लिए हर्ष पर जोर डालने की सलाह दी। हर्ष उसे अपना भावी दामाद लगने लगा था, इसलिए अवनी को उसके संग घूमने फिरने की पूरी आज़ादी दी थी। दोनों रिश्ते की डोर से बंध गए थे। अनीता ने एक दिन हर्ष और उसके परिवार को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया ताकि वे लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ले और उनका घर और रहन सहन भी देख ले। सौरभ उस दिन गांव गया था। हर्ष के पिता ने उसी समय उन दोनों के रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी। उन्हें अवनी पसंद थी। एक बार में ही सब कुछ इतनी जल्दी तय हो जाएगा, अनीता ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनीता खुशी से गदगद होकर गुरु के चरणों में गिर गई। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी वजह से ही इतने बड़े परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता तय होने जा रहा है। सगाई समारोह 5 सितारा होटल में संपन्न हुआ। अवनी के परिवार से तो कोई था नहीं, केवल ऑफिस की मित्र मंडली थी। हर्ष के नाते रिश्तेदारों का पूरा हुजूम था। उस दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन हर्ष की माँ ने आकर अवनी के दादी नानी वगैरह के बारे में पूछताछ की थी। लेकिन अनीता ने गोल गोल जवाब देकर बात संभालने का प्रयास किया था। हर्ष की कोठी देखकर वह बेटी की खुशी के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही थी। वह अपने फंड से पैसे निकालकर दिन रात शॉपिंग और बुकिंग में जुटी थी। सौरभ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता। शादी की तैयारी में कोई रुचि नहीं ले रहा था। मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। कल शादी थी। अनीता लोगों की आवभगत में लगी थी। सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे। उसकी निगाहें सौरभ को चारों ओर ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका फ़ोन भी बंद था। सौरभ को तो उसने शादी के कई कामों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। वह इतना गैर जिम्मेदार तो कभी नहीं था। इतना बड़ा फंक्शन, लोगों की भीड़ भाड़ थी। हर्ष के परिवार वालों के आने का समय हो चुका था। सौरभ का फ़ोन बंद आ रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से अनीता का तन मन सिहर उठा। उसका चेहरा लाल हो उठा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हर्ष की माँ वंदना का फ़ोन था। उन्होंने उखड़े अंदाज में उन्हें अपने घर बुलाया था। माँ के चेहरे को देखते ही अवनी समझ गई थी कि कुछ अघटित घट चुका है। उसने हर्ष को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद आया। सब तरफ मौन पसर गया। अकेली अनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया। क्षण भर में सबको साफ सूंघ गया। जितने लोग उतनी बातें। माहौल में मौन के साथ साथ फुसफुसाहट भी हो रही थी। सब अपने अपने अनुसार कयास लगा रहे थे। मानसिक व्यथा के उन कठिन क्षणों में उनके झंझावतों को झेलते हुए अनेकानेक हाँ और नहीं के विचार मंथन के बाद अनीता ने साहस जुटाकर सबके चेहरों के प्रश्न चिन्ह के समाधान के लिए हर्ष के माता पिता के साथ उनकी गलतफहमी को दूर करने की बात कही। सबके चेहरे उम्मीद की किरण की रोशनी से नहा उठे। मम्मी, आपको उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवनी ने कहा। अनीता बेटी को डांटकर चुप रहने को कहकर अकेली गाड़ी में बैठकर हर्ष के घर की ओर चल दी। कुछ पलों के लिए अनीता के यहाँ सन्नाटा पसर गया था। कुछ लोगों के चेहरों पर आशा की किरण जगमगा रही थी कि अनीता अपनी वाकपटुता से सारी गलतफहमी को दूर कर देगी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान दिखाई दे रही थी
कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, जैसा करा है वैसा भरो। किसी का घर तोड़ा है तो उसका फल भी तो यही मिलना है। अब बेटी की शादी टूटेगी तो पता लगेगा कि किसी के घर में आग लगाने का नतीजा क्या होता है। अनीता हर्ष की कोठी में पहुंची तो वहां पर सौरभ और उसकी पत्नी छाया को देखते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। वह उन लोगों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, छाया के सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांगी। सौरभ मुंह बना बैठा रहा। हर्ष की माँ के सामने अपनी बेटी की खुशियों की भीख झोली फैलाकर मांगती रही, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। बोली, मैं ऐसी माँ की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती जिसने अपने जीवन में रिश्ते निभाना नहीं सीखा। वह रोती बिलखती रही। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोनों बेटियां भी वहां आ पहुंची। उठो माँ, हर्ष जैसे काया लड़के के साथ मैं खुद शादी नहीं करूंगी, अनन्या बोली। दीदी, तू तो बच गई ऐसे कायर कमज़ोर जीवन साथी से। माँ आप समझे माँ आप समझो बच गई, क्योंकि इन फरेबियों का असली चेहरा शादी से पहले ही सामने आ गया। माँ एक बार जोर से मुस्कुराओ। हम सब इन धोखेबाजों के चंगुल से बच गए। यह सेलिब्रेशन का समय है, आंसू बहाने का नहीं। अनीता अपनी बेटियों के चेहरे देखती रह गई। उसका तन और मन दोनों जैसे शून्य और शक्तिहीन हो चुके थे। उसके लिए यह आघात सहना कठिन हो रहा था। अनीता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो मन ही मन घुट रही थी। कितनी इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। उसने रिश्ता भी तो जोड़ा स्वार्थी सौरभ से, जिसने बीच मझधार में छोड़ दिया। अनीता ने अपनी बेटियों की गहरी नज़र से देखा। अनीता ने अपनी बेटियों को गहरी नज़र से देखा और फिर बोली, मेरी प्यारी बेटियों, सच में ये समय तो सेलिब्रेशन का ही है। अनीता का चेहरा उसके साहस की रोशनी से जगमगा उठा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।